ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों के सदस्यों की नारेबाजी के कारण पिछले कई दिनों की तरह आज भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। प्रश्नकाल सिर्फ 12 मिनट चल सका तो शून्यकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया और गैर सरकारी कामकाज भी नहीं हो सका। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई पहले सुबह 11:23 पर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी और फिर 12:10 पर अपराह्न 3 बजे तक तथा 3:05 पर सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल मानसून सत्र की शुरुआत से ही एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा कर रहे हैं, जिससे सदन में गतिरोध बना हुआ है। सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे आरंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यपाल मलिक के निधन की सूचना सदन को दी। सदन ने कुछ पल का मौन रखकर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद श्री बिरला ने 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं जयंती होने का उल्लेख करते हुए कहा कि हम इस अवसर पर महात्मा गांधी और स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके बाद जैसे ही उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी दलों के सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। वे एसआईआर और चुनाव सुधार के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं, जिसे सरकार खारिज कर चुकी है। हंगामे के बीच ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल सहित कुछ मंत्रियों ने कुछ सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्रवाई चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं कि प्रश्नकाल चलने दें। नारेबाजी करना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। देश की जनता देख रही है कि नियोजित तरीके से सदन को कैसे बाधित किया जा रहा है। शोर शराबा जारी रहा और अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11:23 पर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे शुरू होने पर विपक्षी दल के सदस्यों ने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर एसआईआर वापस लो के नारे लगाए। इस बीच पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने कहा कि आज शुक्रवार होने के कारण 377 का विषय भी लिया जाता है और अगर सदन इस तरह चले तो बहुत मुश्किल होगी। उन्होंने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि आप इस तरह से मेज नहीं पीट सकते। ये संसद है, ये लोकसभा है। लोगों ने आपको चुनकर शालीनतापूर्वक प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है। पूरा देश देख रहा है। विपक्षी दलों के सदस्यों के आसन के करीब पहुंचकर नारेबाजी करने पर पीठासीन सभापति ने कहा कि मैं लोकसभा अध्यक्ष की मेज पीटने पर कड़ी आपत्ति जताता हूं। मैं इस पर कड़ी आपत्ति लूंगा। उन्होंने कहा कि सत्र में बहुत महत्वपूर्ण विधेयक लिए जाने हैं और आप कामकाज नहीं होने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत आपत्तिजनक आचरण हो रहा है। पीठासीन सभापति ने आसन के करीब नारेबाजी कर रहे विपक्षी दलों के सदस्यों से अपनी अपनी सीट पर वापस जाने का आग्रह किया। शोर शराबा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:10 पर अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू हुई तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रवर समिति की रिपोर्ट के अनुसार आयकर विधेयक 2025 को वापस लेने की अनुमति मांगी और सभा की सहमति से सरकार ने विधेयक वापस ले लिया। शुक्रवार को सदन में गैर सरकारी कामकाज होने का उल्लेख करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आज शुक्रवार है, जो सदस्यों का दिन होता है और विशेष रूप से विपक्ष के सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन गैर सरकारी कामकाज होता है। शुक्रवार को गैर सरकारी कामकाज के तहत सदन में अपराह्न 3 बजे के बाद निजी विधेयक और संकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं और उन पर चर्चा होती है। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के सदस्य सरकारी कामकाज तो बाधित कर ही रहे हैं, आज उन्होंने गैर सरकारी कामकाज को भी अवरुद्ध किया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में विपक्ष के सांसद ये ना कहें कि सरकार ने सहयोग नहीं किया। रिजिजू ने कहा कि सरकार ने शुरू से कहा है कि वो नियमों के तहत हर मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि आज विपक्ष के लोगों ने निजी कामकाज को भी बाधित किया है, जिससे हम दुखी हैं। पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने भी हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर बैठने और कार्रवाई चलने देने की अपील करते हुए कहा कि आज कई सदस्यों ने गैर सरकारी कामकाज चलाने को कहा था। शोर शराबा जारी रहने पर उन्होंने बैठक को 5 मिनट बाद ही सोमवार तक स्थगित कर दिया। लोकसभा ने आज जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि दी, जिनका गत 5 अगस्त को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से 9वीं लोकसभा के सदस्य रहे सत्यपाल मलिक 1980 से 1989 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे।
वे 1974 से 1977 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया और कई राज्यों के राज्यपाल के रूप में सेवाएं दी। सदस्यों ने कुछ पल का मौन रखकर श्री मलिक को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा ने भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाने वाले अन्य महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने 1942 में महात्मा गांधी की प्रेरणा पर चलाए गए इस आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि 9 अगस्त को पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरे भारत ने विदेशी शासन से स्वतंत्रता का सामूहिक संकल्प लिया था। श्री बिरला ने कहा कि हम महात्मा गांधी और स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने के लिए भारत की ठोस राष्ट्रीय सहमति और दृढ़ दृष्टिकोण को व्यक्त करने हेतु 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों ने कुल 33 देशों की यात्रा की। उन्होंने कहा कि इन प्रतिनिधिमंडलों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और कार्यपालिका एवं विधायी शाखाओं, मीडिया, थिंक टैंक और भारतीय समुदाय के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली वार्ताकारों के साथ गहन चर्चा की गई। विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने वार्ताकारों को पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ भारत में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमलों के लंबे इतिहास के बारे में भी जानकारी दी। ये प्रतिनिधिमंडल न केवल वैश्विक स्तर पर आतंकवाद में पाकिस्तान की संलिप्तता के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सक्षम रहे, बल्कि जम्मू कश्मीर और ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तानी दुष्प्रचार का भी समाधान करने में सफल रहे। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के संजीव राठी। राज्यसभा में बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच गतिरोध कायम है और इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग पर अड़े विपक्ष के सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और उसके बाद दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। उपसभापति हरिवंश ने सुबह विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के 20 नोटिस मिले हैं। ये सभी नोटिस नियमों के अनुरूप नहीं है, इसलिए इन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि ये देखा गया है कि सदस्य हर रोज सभी कामकाज रोककर विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए इस नियम के अंतर्गत नोटिस दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक दिन तो इन विषयों की संख्या 12 तक पहुंच गई और आज 5 विषयों पर चर्चा कराने के लिए नोटिस दिए गए। उन्होंने कहा कि एक ही पार्टी के सदस्य अलग अलग विषयों पर नोटिस दे रहे हैं। ये संभव नहीं है कि सभी विषयों पर एक साथ चर्चा कराई जा सके। उन्होंने इस संदर्भ में 19 जुलाई 2021 में तत्कालीन सभापति वेंकैया नायडू द्वारा दी गई व्यवस्था का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि नियम 267 के तहत दिए जाने वाले नोटिस सदन में अव्यवस्था पैदा करने का माध्यम बनते जा रहे हैं। उनके इतना कहते ही विपक्ष के सदस्यों ने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने कहा कि नियम 267 के तहत नोटिस देना सदस्य का लोकतांत्रिक अधिकार है और सोमवार को हम केवल एसआईआर पर चर्चा के लिए नोटिस देंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटॉस ने नियम 267 के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहा, लेकिन उपसभापति ने कहा कि वो इस पर पहले ही अपनी व्यवस्था दे चुके हैं। ब्रिटॉस ने कहा कि इस तरह की स्थिति में नियम 267 को ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए। द्रमुक के तिरुचि शिवा ने कहा कि नियमों को केवल कागज पर रखने के बजाय उन्हें व्यवहार में भी लाया जाना चाहिए। उन्होंने उपसभापति से कहा कि आप कारण बताएं कि इन नोटिसों को क्यों नामंजूर किया जाता है। उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों से कहा कि वे कृपया शून्यकाल चलने दें। उन्होंने कहा कि सदन में अब तक हंगामे के कारण 56 घंटे से भी अधिक समय बर्बाद हो चुका है। विपक्षी सदस्यों पर उनकी बात का असर न होते देख उन्होंने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। 12 बजे सदन के पुनः संवेद होने पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने मतदाता सूची पुनरीक्षण और कई अन्य विषयों पर कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस पर चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। पीठासीन उपसभापति घनश्याम तिवाड़ी ने सदस्यों से सदन में व्यवस्था बनाए रखने और प्रश्नकाल की कार्रवाई चलने देने की अपील की। उपसभापति ने कुछ सदस्यों द्वारा सदन में बैज पहनकर आने का संज्ञान लेते हुए विगत में सभापति द्वारा दी गई एक व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि कोई सदस्य बैज पहनकर सदन में नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि सदस्यों से परंपराओं का आदर करने का अनुरोध किया। श्री तिवाड़ी ने जैसे ही भाजपा के आदित्य प्रसाद का नाम लेकर उनसे सूची के अनुसार सवाल पूछने को कहा, सदन में हंगामा तेज हो गया।
इसे देखते हुए उन्होंने सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने सदन के पटल पर रखे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम देश भर में हो रहे सकारात्मक बदलाव से अवगत कराने और नागरिकों को भारत की विकास यात्रा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का एक अनूठा मंच है। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, नवाचार और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में प्रभावशाली कार्य करने वाले भारतीयों की प्रेरक कहानियां साझा करते हैं। वे युवाओं, किसानों, महिलाओं, कारीगरों, उद्यमियों, खिलाड़ियों और स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित जमीनी स्तर की पहलों और समुदाय नेतृत्व वाले प्रयासों पर प्रकाश डालते हैं। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी द्वारा बिना किसी अतिरिक्त व्यय के मौजूदा आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके निर्मित किया जाता है और शुरुआत से अब तक इसने 34 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया है। मन की बात कार्यक्रम के साथ दर्शकों का जुड़ाव पारंपरिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई रूपों में होता है। दर्शकों का एक बड़ा वर्ग आकाशवाणी पर कार्यक्रम सुनकर जुड़ता है, जो उसे अपने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेटवर्क पर सीधा प्रसारित करता है। डॉक्टर मुरुगन ने एक अन्य लिखित जवाब में बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जिसमें प्रसार भारती और अन्य अधीनस्थ कार्यालय शामिल हैं, में पदों की स्वीकृत संख्या 51,022 है। कार्य की आवश्यकताओं के आधार पर 188 अतिरिक्त पद सृजित किए गए हैं। प्रसार भारती में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 45,791 है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में प्रसारण और मीडिया संचालन की प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है और इसी के अनुरूप कार्यबल की आवश्यकताएं भी बदली हैं। अभी दूरदर्शन में 5,545 और आकाशवाणी में 9,648 नियमित कर्मचारी हैं। कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। उन्होंने कहा कि अभी प्रसार भारती में 1,574 संविदा कर्मचारी हैं। उन्होंने बताया कि प्रसार भारती अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मानव संसाधन प्रबंधन करता है, जिसमें आवधिक मूल्यांकन, प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन शामिल हैं। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिए 86,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया था, जो अब तक का सबसे अधिक आवंटन था। वित्त वर्ष 2025-26 में भी सरकार ने इस आवंटन को 86,000 करोड़ रुपए बरकरार रखा है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से मजदूरी का संपूर्ण भुगतान सीधे लाभार्थियों के खातों में किया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में 7 करोड़ 88 लाख लाभार्थियों ने इस योजना के तहत कार्य किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक अन्य प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि 10,000 इंजनों को स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच से लैस करने की परियोजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके लिए 69 लोकोशेड तैयार किए गए हैं। अब तक 30,000 से अधिक तकनीशियनों, ऑपरेटरों और इंजीनियरों को कवच तकनीक पर प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस वर्ष जून तक कवच प्रणाली से संबंधित कार्यों पर 2015 करोड़ रुपए की धनराशि का इस्तेमाल किया गया। वर्ष 2025-26 के दौरान 1,673 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। पिछले कुछ वर्षों में किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के परिणाम स्वरूप दुर्घटनाओं की संख्या में भारी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि रेल दुर्घटनाओं की संख्या 2014-15 में 135 से घटकर 2024-25 में 31 हो गई है। रेलवे में दुर्घटनाओं के कारणों में मुख्य रूप से ट्रैक की खराबी, लोकोमोटिव या कोच की खराबी, उपकरणों की खराबी और मानवीय त्रुटियां आदि शामिल हैं। श्री वैष्णव ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि सरकार की रेलवेकरण की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।